विजयनगर साम्राज्य में न्यायमूर्ति हरिपंत एक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रसिद्ध थे। वह एक बुद्धिमान अधिकारी थे। उनके निर्णय इतने विश्वसनीय और स्पष्ट होते थे कि अपने विवाद सुलझाने के लिए देश के विभिन्न भागों से लोग वहां आते थे। वे सभी मामलों को बड़े ध्यान से सुनते थे। उसी नगर में शिरियाला शेट्टी नाम का एक लालची व्यापारी रहता था। वह घी का व्यापार करता था। उसकी दुकान में 20 पीपा घी था, जिसमें से केवल 15 पीपों में बढ़िया घी और अन्य 5 पीपों में मिलावटी घी भरा हुआ था। कभी कभार वह मिलावटी घी अच्छे घी में मिलाकर ग्राहकों को बेच देता था, परंतु इसके बारे में किसी को पता न था। इस तरह उसने बहुत सारा पैसा बना लिया था। आज के विपरीत उन दिनों कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना अपराध था। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कड़ा दंड दिया जाता था। इसलिए राज्य के सभी व्यापारी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने से डरते थे। परंतु शिरियाला शेट्टी ऐसा नहीं था। वर्षों से भाग्यवश वह बचता चला आ रहा था। वह दिन शिरियाला शेट्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, जब एक नियमित ग्राहक उसके इस घालमेल को सहन नहीं कर पाया। उसने मजिस्ट्रेट हरिपंत से उसकी शिकायत कर दी। मजिस्ट्रेट ने राजा के सिपाहियों से इसकी जांच कराई तो पता चला कि मिलावट का आरोप सही था। शीघ्र ही शिरियाला शेट्टी पकड़ा गया और न्यायिक अदालत में पेश किया गया। हरिपंत ने कहा, शेट्टी, यह जानते हुए भी कि तुम्हें इसका दंड मिलेगा, तुमने एक गंभीर अपराध किया है। तुम इतने वर्षों से लोगों को ठग रहे हो। तुम्हारा अपराध साबित हो गया है और तुम्हें दंड मिलना चाहिए। परंतु मैं तुम्हें 3 में से एक सजा चुनने का अवसर देता हूँ। पहला, तुम्हें सारा घी पीना होगा, तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे और मुक्त कर दिया जाएगा। तीसरा है, मुक्ति के लिए तुम्हें शासकीय कोष में सोने के 1000 सिक्के जमा करने होंगे। शेट्टी ने 1 मिनट सोचा और विचार किया कि सोने के 1000 सिक्के देकर तो बहुत अधिक धन से हाथ धोना पड़ेगा और 100 कोड़े खाना भी बहुत कष्टदायक होगा। अतः उसने 10 पीपे मिलावटी घी के पीने की पहली सजा चुन ली। जब उसने घी पीना शुरू किया तो महसूस किया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ खाना कितना हानिकारक होता है। तीसरा पीपा पीने के बाद उसे उल्टियां होने लगीं। चौथे पीपे के बाद तो उसे लगा कि वह मर जाएगा और 5वें के बाद उसने कहा, असंभव। इसलिए उसने दंड का दूसरा विकल्प चुन लिया। उसने सोचा कि किसी तरह 100 कोड़े सहन कर लूंगा और शरीर की मालिश करवाकर स्वस्थ हो जाऊंगा। परंतु वह सोने के 1000 सिक्के बचाना चाहता था। 10 कोड़े खाने के बाद शेट्टी का शरीर कांपने लगा। उसके शरीर ने कभी कड़ी मेहनत नहीं की थी। 20 कोड़ों के बाद उसे चक्कर आने लगा। 30 के बाद उसकी आंखों के आगे आसमान घूमने लगा। 40 के बाद उसके शरीर से खून बहने लगा और 50 के बाद वह मृतप्राय हो गया। इस तरह आर्थिक दंड भुगतने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। इस तरह शेट्टी ने तीनों सजाएं भुगती। हरिपंत अपने काम के प्रति निष्ठावान थे और अपराधी की शक्ति या धन से प्रभावित नहीं होते थे। उसी राज्य में विभंडक नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह एक प्रसिद्ध और कपड़े के विशाल भंडार का स्वामी था। नगर के मध्य में उसकी दुकान थी, इसलिए नगर में आने वाला कोई भी पर्यटक उसकी दुकान की अनदेखी नहीं कर सकता था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और विभंडक अपनी विशाल दुकान के सामने खड़ा उस पर गर्व महसूस कर रहा था। उसी समय एक गरीब कुली गुनाकर समीप के रेस्टोरेंट से बहुत सी जूठन और कूड़े का बोझ उठाए वहां से निकला। यह कूड़ा करकट वह नगर के बाहरी इलाके में फेंक दिया करता था। जब वह विभंडक की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह दुकान के सामने फुटपाथ पर गिर गया। उसका बोझा खुल गया और सारा बदबूदार कूड़ा वहीं चारों ओर बिखर गया। गुनाकर बहुत दुखी हुआ और डरा सिमटा वहीं खड़ा रहा। विभंडक गुस्से से चिल्लाया, तुम में दिमाग नहीं है? देखो क्या गंदगी फैलाई है। बदबू से बुरा हाल है। किसी ग्राहक के आने से पहले इसे तुरंत साफ कर दो। मुझे दुख है साहब, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। यह मेरी गलती से हुआ, मैं फिसल गया। मुझे एक झाड़ू और एक बाल्टी पानी दिला दीजिए, गुनाकर ने कहा। विभंडक ने दोनों चीजें उसे दे दी और गुनाकर ने वह स्थान अच्छी तरह से साफ भी कर दिया। परंतु विभंडक अब भी नाराज था। तुम गीले फर्श को पोंछकर सुखा दो, मैं तभी तुम्हें जाने दूंगा। साहब, पोंछने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है और अभी तो सुबह हुई है।
जब तक आपके ग्राहक आएंगे, सूरज की किरणें इसे अपने आप सुखा देंगी, या अपनी दुकान से कोई पुराना कपड़ा दिला दीजिए। तुम मेरी दुकान को क्या समझते हो? क्या उसमें पुराने कपड़े भरे हुए हैं? विभंडक गुस्से में था और उसकी आंखें गुनाकर के पुराने घिसे फिटे ऊनी कोट पर जमी थीं। वह चिल्लाया, तुम अपना कोट उतारो और इससे फुटपाथ पोंछो। साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आप जैसे किसी अमीर आदमी ने यह पुराना कोट मुझे सर्दियों के लिए दिया है। यदि मैं इससे फर्श साफ करूंगा तो फिर इसे पहन नहीं पाऊंगा। मैंने फर्श अच्छी तरह साफ कर दिया है। आप उसकी चिंता न करें और मुझे जाने दें। गुनाकर ने विनती की। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर बदबू बनी रही तो मेरी दुकान में कम ग्राहक आएंगे। रोजाना मेरा हजारों रुपयों का नुकसान होगा, मतलब एक महीने में लाखों रुपए और एक साल में करोड़ों। इस तरह मेरा व्यवसाय घट जाएगा और मेरे प्रतिस्पर्धी इसका फायदा उठाएंगे। अंत में मुझे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है और फिर मैं कंगाल बन जाऊंगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाने से पहले इसे अच्छी तरह सुखा दो, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा चलाऊंगा। विभंडक की बातें सुनकर गुनाकर घबरा गया और रोने लगा। वहां बहुत से लोग जमा हो गए, परंतु गुनाकर के पक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता था। किसी ने न्यायमूर्ति हरिपंत को बुला लिया। वे वहां पहुंचे। उन्होंने शोर शराबा सुना तो भीड़ में से झांककर देखा। उन्होंने विभंडक को चिल्लाते और असहाय गुनाकर को देखा तो वे सारी स्थिति भाप गए। हरिपंत को देखकर विभंडक शांत हो गया और जो कुछ हुआ था सब कह सुनाया। हरिपंत ने कहा, ठीक है, मैं निर्णय दूंगा। यहाँ गुनाकर गलत है। यदि इस जगह से बदबू आ रही है तो विभंडक को भारी नुकसान हो सकता है और उस दशा में निश्चित रूप से तुम्हें गुनाकर पर मुकदमा करना चाहिए। इसलिए गुनाकर को फर्श पोंछकर सुखाने के लिए अपने कोट का उपयोग करना चाहिए। इस निर्णय से विभंडक बहुत खुश था, परंतु गुनाकर चिंतित था। भीड़ ने भी महसूस किया कि इस बार हरिपंत का निर्णय निष्पक्ष नहीं था। कोई चारा न देख गुनाकर ने कोट उतारा और उससे फर्श साफ किया। फर्श सूख गया, कोट गंदा हो गया और विभंडक खुश हो गया। परंतु विभंडक, लोग बुदबुदाते हुए वहां से छंटने लगे थे, परंतु जब उन्होंने न्यायमूर्ति हरिपंत को बोलते देखा तो रुक गए। अब निर्णय का दूसरा भाग भी सुनिए। इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गुनाकर के पास अब कोट नहीं है। उसे जुकाम हो सकता है जो बुखार में तब्दील हो सकता है और फिर बाद में न्यूमोनिया में। क्योंकि वह गरीब है इसलिए महंगा इलाज नहीं करवा सकता। वह मर भी सकता है। उसका पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर है, इसलिए वे भूखे रह जाएंगे और उनमें से कुछ तो भूख से मर भी सकते हैं। फिर उसके परिवार में बचे हुए लोग तुम पर मुकदमा कर सकते हैं। उस दशा में तुम्हें क्षतिपूर्ति करनी होगी। वह एक बहुत बड़ी रकम होगी। विभंडक इस फैसले पर चकित था, परंतु यदि उसे जुकाम हुआ तभी तो यह सब होगा। हम यदि के आधार पर तो किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, यह सच है, परंतु तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मेरा पहला निर्णय तुम्हारे यदि पर आधारित था। यदि बदबू बनी रहती तो कम ग्राहक आते और कम मुनाफा होता। और रंडा, जब गुनाकर ने तुम्हारी काल्पनिक हानि स्वीकार कर ली तो तुम्हें भी उसकी काल्पनिक मृत्यु को स्वीकार करना होगा। इसलिए कृपा करके उसे मुआवजा दो। कानून की निगाह में सब बराबर हैं। विभंडक चिंतित हो गया। हरिपंत मुस्कराए और बोले, विभंडक, गुनाकर को अपनी दुकान में ले जाओ और उसे एक नया ऊनी कोट दो जिससे उसे जुकाम, बुखार, न्यूमोनिया आदि न हो। वहां एकत्र लोगों ने इस निर्णय पर तालियां बजाई और न्यायमूर्ति हरिपंत के न्याय की सराहना की। प्राचीन काल में गांधार देश में विद्याधर नाम के एक राजा थे। वह एक कुशल प्रशासक थे और साथ ही एक दयालु व्यक्ति भी। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु उनके बाद कौन राज करेगा, यह सभी के लिए एक पहेली थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने स्वयं एक सुंदर उपवन विकसित किया था। राजा उन पौधों, झाड़ियों और वृक्षों की देखभाल इस तरह करते थे मानो वे उनके बच्चे हों। कभी कभी वे विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के बीज मंगवाते थे और अपने उपवन में नए नए प्रयोग करते थे। फिर भी उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह प्रश्न उन्हें चिंताग्रस्त बनाए रखता था।
इसी तरह कई दिन निकल गए और एक दिन अचानक राजा ने घोषणा की, आज मैं राज्य के सभी बच्चों को कुछ बीज और 3 महीने का समय दूंगा। उन्हें एक गमले में सावधानी से पौधे विकसित करने होंगे। जो भी बच्चा सबसे सुंदर फूलों वाला, सबसे स्वस्थ पौधा विकसित करेगा, वही राजकुमार बनेगा। महल के बाहर बच्चों और उनके माता पिताओं की लंबी कतार लगी थी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था कि उसका बच्चा प्रतियोगिता में भाग ले। पिंगला ऐसा ही एक बालक था जिसे राजा से बीज मिले थे। वह एक निर्धन किसान का बेटा था। उसे बागवानी का शौक था और वह एक अच्छा पौधा उगा सकने की संभावना से प्रफुल्लित था। उसने उत्तम मिट्टी से भरे गमले में बीज बो दिए और समय समय पर उसे पानी और उर्वरक से पोषित किया। परंतु कुछ सप्ताह बाद भी वे बीज अंकुरित नहीं हुए। पिंगला बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। उसने सोचा कि गमले या मिट्टी में कोई समस्या हो सकती है, अतः उसने वह बीज दूसरे गमले में बो दिया। परंतु फिर भी परिणाम सुखद नहीं था। वह अत्यंत निराश हो गया। अंततः नियत दिन आ गया और रंग बिरंगी पोशाक पहने सभी बच्चे सुंदर पौधे लिए अपने माता पिता के साथ महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। पिंगला दुखी मन से उन्हें देख रहा था कि वह उनमें शामिल नहीं है। उसके पिता ने देखा कि उसका बेटा बहुत अशांत है, अतः पिता बोले, पिंगला, तुमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। तुम्हारे पास गमले में जो कुछ भी है उसे लेकर ही तुम महाराजा के पास जाओ। परंतु यह तो खाली गमला है पिताजी। निराश मत हो मेरे बेटे, तुमने पौधा उगाने में पूरी मेहनत की है और महाराजा के निर्देशों का पालन किया है। यदि तुम्हारे पास पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, परिणाम से प्रयत्न का अधिक महत्व होता है। पिंगला महल के अहाते में लगी कतार में शामिल हो गया। उसे और उसके खाली गमले को देखकर सब लोग हंसने लगे। राजा निरीक्षण के लिए महल से बाहर आए। सभी गमलों में सुंदर फूल लगे थे और सभी बच्चे एवं उनके माता पिता राजा का अभिवादन कर रहे थे। फिर भी राजा संतुष्ट नहीं थे। उनके चेहरे पर अब भी दुख की छाया स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि उनकी इस कसौटी का अच्छा परिणाम निकलेगा। वे बस कतार के साथ चलते रहे। अब राजा आखिरी बच्चे के पास पहुंचे। वह पिंगला था। राजा उसका खाली गमला देखकर चकित रह गए और पूछने लगे, बच्चे, तुमने कोई पौधा नहीं उगाया, ऐसा क्यों? मुझे दुख है महाराज। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। पिंगला ने अपने दुखी चेहरे और आंसुओं से भरी आंखों को उठाए बिना ही धीमे स्वर में उत्तर दिया। सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। घुटनों के बल खड़े होकर उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही मेरे राजकुमार बनोगे। मैंने किसी प्रयोजन से ही सबको भुने हुए बीज दिए थे, यह जानने के लिए कि कौन सा बालक और उसके माता पिता सच्चाई का पालन करते हैं। मैं जानता था कि उनमें से अधिकांश लोग बीज बदल देंगे और मुझे खुश करने के लिए फूलों से लदे पौधे लेकर आएंगे। परंतु मेरा अभिप्राय ऐसे बच्चे को खोजने का था जिसमें ईमानदारी का गुण विकसित किया गया हो, ताकि वह ऐसे ही उत्तम संस्कारों से राज्य का शासन चला सके।